नमस्ते। आज की इस चर्चा में एक ऐसे टॉपिक पर बात होने वाली है जो सीधे हमारे और आपके वैसे सभी के दिए गए वोट्स की ताकत से जुड़ा है। सोचिए, क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि रात भर में ही चुनी हुई सरकारें आखिर कैसे पलट जाती हैं? तो इस एक्सप्लेनर में आज इंडिया के एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून को पूरी तरह डिकोड किया जाएगा। सोर्स मटेरियल के बेसिस पर हम समझेंगे कि ये कानून आखिर है क्या, इसके लूप होल्स कहाँ हैं और ये ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब ये एक बड़ा अजीब लेकिन सच में चौंकाने वाला नज़ारा है। एक तरफ जनता ने पार्टी ए को वोट दिया, लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि सरकार तो पार्टी बी की बन गई। ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की सबसे बड़ी दुविधा है। एक मिनट के लिए मान लीजिए, चुनाव में पार्टी ए को मिली 300 सीटें और पार्टी बी को मिली 200 सीटें। लॉजिक तो यही कहता है ना कि सरकार पार्टी एक ही बनेगी। लेकिन बंद कमरों में कुछ ऐसी डील सेट हो जाती हैं कि पार्टी ए के कई नेता अचानक पार्टी बी में जंप कर जाते हैं और लीजिए, मेजॉरिटी का पूरा मैथ ही पलट गया। और यहाँ से एक बहुत ही सॉलिड सवाल सामने आता है। आखिर होता क्या है जब चुने हुए नेता पैसों या किसी और फायदे के लिए अपनी टीम ही बदल लेते हैं? जनता का जो मैंडेट है, जो एक आइडियोलॉजी या किसी वादे पर दिया गया था, वो तो बस हवा हो गया ना। ये सिर्फ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की बात नहीं रह जाती। ये एक तरह से पूरे के पूरे इलेक्शन रिजल्ट्स को चुरा लेने जैसा है। इस पूरे गेम को समझने के लिए एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, हॉर्स ट्रेडिंग। हिंदी में इसे हम विधायकों की खरीद फरोख्त भी कहते हैं। अब जैसे पुराने जमाने में शौक के लिए घोड़ों की खरीद बिक्री होती थी ना, ठीक वैसे ही जब पॉलिटिक्स में फाइनेंशियल ऑफर्स देकर नेताओं को खरीदा और बेचा जाने लगे ताकि चुनाव के नतीजे बदले जा सकें, तो उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। और सोर्स मटेरियल बड़ा क्लियर करके बताता है कि जब लीडर्स इस तरह से बिकने लगते हैं तो पूरे सिस्टम की नींव ही पूरी तरह हिल जाती है। सोर्स मटेरियल में इस सिचुएशन को एक बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रास्ट के जरिए समझाया गया है। देखिए, जब वोट की ताकत नोटों की ताकत के सामने हार जाए तो लोकतंत्र असल में नोट तंत्र बनकर रह जाता है। यानी पावर जनता के हाथ से फिसलकर उन लोगों के हाथ में चली जाती है जिनके पास नेताओं को खरीदने का सबसे ज्यादा पैसा है। ये देश के लिए सच में एक रेड अलर्ट वाली सिचुएशन थी। खैर, सरकार ने भी इस नोट तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन बना लिया। साल था 1985, 1985। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम पर एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसका एक ही मकसद था, पॉलिटिक्स में हो रही इस खुलेआम डीलबाजी पर रोक लगाना। तो यहाँ से बर्थ होता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। साल 1985 में आए इस अमेंडमेंट ने पहली बार एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून को इंट्रोड्यूस किया। इसके रूल्स एकदम क्लियर कट थे। पहला, इलेक्शन से पहले जिस पार्टी में जाना है शौक से जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे मेन बात ये थी कि इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी नहीं बदली जा सकती। अगर किसी ने ऐसा किया तो डायरेक्ट पेनल्टी, पार्लियामेंट्री असेंबली की सीट तुरंत कैंसिल। वहीं सोर्स मटेरियल ने इस पेनल्टी के इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए एक बड़ा ही मजेदार पर स्ट्रिक्ट फ्रेज यूज किया है। उसमें लिखा है कि जीतने के बाद अगर किसी ने पार्टी बदली तो उसकी सदस्यता कैंसिल करके उसे संसद से बोरे में भर के बाहर फेंक दिया जाएगा। अब ऑब्वियसली कोई सच में बोरा लेकर नहीं आता, पर ये एग्जाम्पल ये क्लियर करने के लिए काफी है कि इस कानून का इरादा डिफेक्टर्स को बिना किसी रहम के बाहर का रास्ता दिखाना था। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये कानून ब्लैक एंड व्हाइट में हर सिचुएशन के लिए ठीक है? जरा सोचिए, अगर कोई पार्टी सच में अपने कोर रास्ते से ही भटक जाए तो, या पार्टी की लीडरशिप पूरी तरह फेल हो जाए तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी लेजिस्लेटर्स को जबरदस्ती उसी पार्टी में फंसकर रहना चाहिए? अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप घुटन फील कर रहा है और बाहर निकलना चाहता है, तो क्या उन सबको भी दल बदल का ठप्पा लगाकर निकाल देना चाहिए? और बस यही एंट्री होती है इस कानून के सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे इंटरेस्टिंग लूप होल या एक्सेप्शन की। रूल कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 विधायक, जो मैथ के हिसाब से लगभग 66% यानी 66% होता है, अगर वो एक साथ पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। उसे एक वैलिड स्प्लिट या विभाजन माना जाएगा और इस केस में उनकी सीट कैंसिल नहीं होगी। अब ये दिमाग में जरूर आएगा कि भाई ऐसा क्यों? इस 66% के रूल के पीछे का लॉजिक बड़ा ही प्रैक्टिकल है।
देखिए, अगर 2-4 लोग पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी आराम से कह सकती है कि हाँ, इन्हें पैसा मिला होगा। पर अगर 1-2 नहीं, सीधे 2/3 लोग एक साथ निकलने का डिसीजन ले लें, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रॉब्लम उन नेताओं में नहीं, ओरिजिनल पार्टी के अंदर है। कानून ये मानकर चलता है कि एक साथ इतने सारे लोग सिर्फ ड्राइव के लिए अपना करियर दांव पर नहीं लगाएंगे, जरूर पार्टी की पॉलिसीज में कोई मेजर फॉल्ट है। चलिए, इसे हाल ही के एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस 2/3 रूल की सबसे परफेक्ट केस स्टडी है। एकनाथ शिंदे, जो ओरिजिनली शिवसेना में थे, उन्होंने अपनी पार्टी से अलग होकर बीजेपी के साथ अलायंस करने का मन बनाया। अब अगर वो अकेले या बस थोड़े से लोगों को साथ ले जाते तो उनकी पोस्ट चली जाती। पर उन्होंने किया क्या? वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली शिवसेना के 2/3 एमएलएस को अपने साथ लेने में सक्सेसफुल हो गए। रिजल्ट, दल बदल कानून का 0 असर और उन्होंने बिना सीट खोए सरकार बना ली। अब इस मैथ में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और एआईएमआईएम के बिहार वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। बिहार में एआईएमआईएम के पास टोटल 5 एमएलएस थे और वहां आरजेडी को इन एमएलएस को अपनी तरफ लाना था, वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ से बचकर। अब 5 का 2/3 कैलकुलेट करें तो आता है 3.33। अब ऐसी मैथमेटिक्स तो चलेगी नहीं कि 3.33 एमएलएस ले आए। तो इस लीगल हर्डल को क्रॉस करने के लिए आरजेडी को मिनिमम 4 पूरे एमएलएस की जरूरत थी। तो इस हाई स्टेक्स कैलकुलेशंस का फाइनल क्या रिजल्ट निकला? अगर 5 में से 4 एमएलएस पार्टी स्विच करते हैं तो वो मैजिकली इस 2/3 के बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। कानून की कोई टेंशन नहीं, वो बिल्कुल सेफ। लेकिन वहीं अगर सिर्फ 2 एमएलएस जाते तो कानून सीधे एक्शन में आता और उन्हें डिस्क्वालीफाई करके, वही सोर्स वाली भाषा में कहें तो बोरे में डालकर बाहर निकाल दिया जाता। ये लाइन बहुत ही पतली है, लेकिन यही डिसाइड करती है कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर। ये सब कैलकुलेशंस और रूल्स समझने के बाद ये फंडामेंटल क्वेश्चन दिमाग में आता ही है कि इतने कॉम्प्लेक्स लॉ की आखिर जरूरत ही क्या थी? ऐसा क्या बवाल हो गया था सिस्टम में कि सीधे संविधान ही बदलना पड़ा? इसका जवाब हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर में छिपा है जो सुनने में थोड़ा फनी लगेगा पर सचमुच बहुत सीरियस था। तो फ्लैशबैक में चलते हैं सीधे 1967 के हरियाणा में। एक एमएलए थे जिनका नाम था गया लाल। और नहीं, ये कोई जोक नहीं है, ये एब्सोल्यूट रियलिटी है। सुबह उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता दल ज्वाइन किया। 2 घंटे बाद वो वापस कांग्रेस में आ गए। फिर 1 घंटे बाद दोबारा जनता दल में जंप कर गए और रात आते आते पूरे 9 घंटे बाद वो फिर से कांग्रेस में लौट आए। एक ही दिन में एक ही आदमी ने 3 बार पार्टी चेंज कर ली। अब बस इमेजिन कीजिए कि उस दौर में पॉलिटिक्स का आखिर क्या मजाक बन गया था। और बस इस एक घटना ने इंडियन पॉलिटिक्स को उसका सबसे फेमस फ्रेज दे दिया। कांग्रेस के एक नेता थे वीरेंद्र सिंह। उन्होंने जब इन गयालाल जी को प्रेस के सामने प्रेजेंट किया तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, गया राम अब आया राम हो गए हैं। और उस दिन के बाद से आया राम गया राम पॉलिटिकल डिक्शनरी का एक हिस्सा बन गया। ये इस बात का सिंबल बन गया कि नेता कितनी बेशर्मी से इस तरफ से उस तरफ कूद रहे थे। और सच तो ये है कि इसी आयाराम गयाराम वाले कल्चर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ही 1985 का एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हमने देख लिया कि ये कानून क्यों लाया गया और इसकी वर्किंग क्या है। लेकिन जरा रुककर इस बारे में सोचिए, अगर आज भी इस 2/3 वाले एक्सेप्शन का यूज करके बड़े आराम से मैथमेटिक्स बिठाकर पूरी की पूरी सरकारें तोड़ी और बनाई जा सकती हैं, तो क्या ये कानून सच में आम वोटर के मैंडेट की रिस्पेक्ट कर रहा है? क्या वो नोट तंत्र सच में खत्म हो गया, या उसने बस इस 66% के लूपहोल में अपना एक नया लीगल रास्ता निकाल लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी डेमोक्रेसी की जड़ों से जुड़ा है और जिस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर के सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।